नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत आपका साहित्य दर्पण पर। और पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि अगला जो वीडियो हम बनाएंगे वो कि प्रश्न पत्र को कैसे हल करें। जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पर हैं और उस कमरे में कक्ष में बैठे हुए हैं, तब आपको किस प्रकार की दुविधाओं का सामना आपको करना पड़ता है और फिर कौन कौन सी गलतियां हम कर बैठते हैं जिससे हम सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं, और वो भी कुछ नंबरों से। तो इसलिए कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने अनुभव की, इसलिए वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ऐसी गलतियाँ आप नहीं करें और किसी भी हालत में न करें। तो शुरुआत करते हैं सीधा प्रश्न पत्र से। और ये मेरे पास जो प्रश्न पत्र है वो, क्योंकि मैंने इसको प्रिंट करवाया था आरपीसी की साइट से, तो ये यहाँ मैंने क्लिप लगा रखी है। तो प्रश्न पत्र ठीक ऐसे ही आएगा। उसमें पेज जैसे कि इसमें 24 है तो किसी में 20 हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं, 10-12, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये जो वीडियो है हर प्रतियोगी परीक्षा जो भी आप दे रहे हैं, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी, यानी कि जिसमें ये अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वैकल्पिक प्रश्न जो आते हैं उसके लिए ये काम करेगा। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि जैसे ही पेपर आपके सीट पर आता है तो हड़बड़ाना नहीं, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोशिश ये करनी है कि सबसे पहली जो सावधानी करनी है कि पेपर जो आपके पास आया है और उसके अंदर जो ओमार है, दोनों की जो अनुक्रमांक जो ऊपर दे रखे हैं, प्रश्न पुत्रिका संख्या जो भी है वो मिलाना है, वो आप ज़रूर देख लें। ये गलती ना हो, क्योंकि इससे गड़बड़ हो जाती, फिर बाद में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जैसे आप ओमार निकालें और उसको सोल्व करने से पहले ज़रूर याद रखें कि अपने जो रोल नंबर हैं वो आप व्यवस्थित लिखें, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ वही है। और पेपर पे भी लिखा हुआ आता है कि अगर आप रोल नंबर गलत लिखते हैं तो उसके 5 नंबर काटे जाएंगे। तो ये सबसे दूसरी चीज़, आप कोई भी गलत लिख देंगे तो दिक्कत नहीं है, तो क्योंकि वाइटनर का प्रयोग वहाँ वर्जित होता है, ब्लेड्स के साथ आप काट छाट कर नहीं सकते हैं, इसलिए ये ज़रूरी है। ये छोटी छोटी बातें हैं, मुझे पता है कि आपको पता भी होगा, लेकिन फिर भी आप ज़रूर ध्यान रखें कि जैसे ही प्रश्न पत्र आपके सामने आया है उसमें से ओमार निकाली और पहला काम अपन ने कर दिया रोल नंबर व्यवस्थित रूप से लिखने का। यहाँ शुरुआती दौर में मैं बताता आपको चलता हूँ कि पेन का इस्तेमाल कैसा करना है, क्योंकि जब अपन एग्जामिनेशन सेंटर पे जाते हैं तो अभी फ़िलहाल पारदर्शी पेन, यानी कि कांच के बने हुए ऐसे पेन, जैसे कि सेलो का पेन आता है 5 रुपये वाला, वैसे पेन अलाउ है। तो और ऐसा कोई पेन है अगर आपके पास तो वो अलाउ है नहीं है, तो इसलिए आपको ज़रूरी है कि पारदर्शी पेन आपको ले जाना है। तो पारदर्शी पेन जब आप लेने के लिए किसी स्टेशनरी की दुकान पर जाएँ, जब आप किसी किताब को उपयोग वाले की दुकान पर जाएँ, तो उसको ज़रूर बोलें कि बड़ी नीब वाला पेन दे, यानी कि मोटी नीब वाला, जिसकी नोक मोटी हो। उसके में आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपका समय बचेगा, क्योंकि कोई ओमार का जो गोला होता है उसको जब आप छोटे, जिसका पॉइंट जो छोटा है उससे काला करते हैं तो फिर बाद में रगड़ी करते हैं आप 1 घंटे तक, तब तक वो भरता ही नहीं है पूरा, क्योंकि जो गोला है वो भी सही व्यवस्थित रूप से काला करना भी ज़रूरी है। और सामने वाली मशीन है वो समझे या नहीं समझे, इसलिए बड़ी नीब वाला, मोटी नीब वाला पेन लेवें, वो 5 या 10 रुपये में आ जाता है। इससे आपको फ़ायदा क्या रहेगा कि गोला है वो जल्दी काला हो जाएगा। इससे आपका समय अगर सेकंडों में भी बचेगा तो भी आपके लिए तो फ़ायदा ही है। तो पहला काम ये करना है कि ओमार को आप व्यवस्थित भर लें और पेपर जैसी घंटी आपकी बजती हैं आपको शुरू करना है। तो सबसे बड़ी मूर्खता ही कहूँगा मैं इसको, क्योंकि मैंने कई मित्रों को भी ऐसा करते हुए देखा है। और कई एग्ज़ाम्स में, जैसे एसआई का एग्ज़ाम या फिर रीड का एग्ज़ाम है, या फिर और भी कई सारे एग्ज़ाम्स में जो ड्यूटी लगी है, उन ड्यूटियों में भी मैंने ये खड़े खड़े ये नोटिस किया था। बताया तो नहीं उनको, क्योंकि ये हक अपन को वहाँ रहता नहीं है एग्जामिनेशन हॉल में, अपन एज ए इन्विजिलेटर यानी कि वीक्षक के तौर पर वहाँ पे होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जैसे ही पेपर सामने आता है, टर्न लगता है, वो पेपर को पढ़ना शुरू कर देते हैं। और ये मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि जब आप पेपर को पढ़ना शुरू करते हैं तो आपने मान लीजिए यहाँ पे 9 क्वेश्चन दे रखे हैं, आपने पढ़ लिए, फिर यहाँ 16 हो गए, आपने पढ़ लिए हैं, तो पढ़ते पढ़ते वो कुछ क्वेश्चनों पर टिक भी करते जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन वो क्या है कि वो चाहते हैं कि पेपर कैसा आया है। ये पेपर बीए बीएड वाला या फिर कोई आपका जो 11वीं 12वीं वाला पेपर नहीं है। ये पेपर वो पेपर हैं जो आपके सबके सेम ही है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, आपकी इतनी बड़ी तैयारी के साथ ये पेपर आपके सामने हाजिर हो रहा है, तो आप तनाव नहीं लें, टेंशन नहीं लें, आपकी बड़ी लंबी समय की तैयारी है। तो पेपर जैसा भी आया होगा आपके सामने आ चुका है, अब आप तीर कमान से निकल चुका है। तो पूरा पेपर पढ़ने की बजाय आप शुरुआती दौर में जैसे ही शुरुआत करें, यहाँ से करें, यानी कि पेपर का पहला प्रश्न आप जब खोलेंगे तो उस पर अगर प्रश्नों की संख्या देखेंगे तो इस पर 9 है, यानी कि आपको पहले जो समय देना है वो इस 9 प्रश्नों पर देना है। इन पहला प्रश्न आप पढ़ेंगे, पहला प्रश्न अगर आपको आता हुए में उसमें भी सटीक आता है। सटीक यानी कि फॉर एग्जांपल, आप उदाहरण के लिए आप समझेंगे कि भारत की राजधानी क्या है, यानी कि दिल्ली। आपको पता है कि भारत की राजधानी दिल्ली है, कलकत्ता नहीं है, तभी आपको इस प्रश्न पर
टिक करना है कि इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। आपने टिक कर लिया, फिर आप दूसरे प्रश्न पे आगे। पेपर पे आप टिक कर सकते हैं क्योंकि अब वो जो पुराने समय वाला जो सिस्टम था, क्योंकि आपको पता ही है ABCD में तो आता ही था, पेपर पे लिखना मनाही थी। लेकिन अब क्योंकि पेपर पे इसलिए भी लिखना पड़ता है, मान लीजिए हिंदी है, अपने तो संधि करनी है, तो हम संधि कहाँ करेंगे, पीछे करेंगे, आगे करेंगे, फिर वापस पीछे जाएंगे, तो इसमें समय का बहुत अपव्यय होता है। तो जब तक मैंने अब तक जो भी एग्ज़ाम दिए हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जो भी मैंने यहाँ तक मैं आया, तो मुझे किसी ने टोका नहीं है कि आप पेपर पे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि पहले ज़माना अलग था। अब जैसे कि कोई क्वेश्चन आपके 1 नंबर पे हो, तो हो सकता है कि आपका पड़ोसी जो बैठा है वो भी हिंदी साहित्य का ही हो, लेकिन उसका वही प्रश्न 50 नंबर पे हो, उसमें भी ऑप्शन ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो इसलिए कोई रिस्क वाली बात नहीं है, आप पेपर पे ही उसके संधि विच्छेद जो भी आपको करना लिखे तो टिक कर लेंगे, इसमें चौथा ऑप्शन सही है। और अपने को दूसरे से वैसे भी जो भी पड़ोसी, अपने को कोई लेना देना है नहीं, हम अपना काम कर रहे हैं, तो आपने टिक कर लिया। फिर अपन दूसरे पे आ गए। दूसरा क्वेश्चन आपने सुना ही नहीं है, जीवन में कभी नहीं सुना दूसरा क्वेश्चन, गोली मारो उसको, आप तीसरे पे आ जाइए। तीसरा क्वेश्चन ऐसा आया है क्योंकि 3 ही प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में जो आपके सामने आएंगे पेपर में। पहला क्वेश्चन आएगा जो आपको डिटो आ रहा है, भारत की राजधानी क्या है, आपने कर दिया। दूसरा क्वेश्चन आएगा जो आपने सुना ही नहीं है, यानी कि कोलंबिया की राजधानी पूछ ली है, जो आपने कभी पढ़ी नहीं है ना, आपको पता ही नहीं है, ज्योग्राफी का कुछ भी बिल्कुल कुछ नहीं पता, तो वो प्रश्न छोड़ दीजिए। और तीसरा क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें 2 ऑप्शन आप काट चुके होंगे, तो और 2 ऑप्शन ऐसे होंगे, या आप ए में कन्फ्यूज़न है या फिर बी में कन्फ्यूज़न है। तो फिलहाल फर्स्ट राउंड में, यानी कि अपन पहला जो राउंड ले रहे हैं, उसमें आपको ये क्वेश्चन भी छोड़ना है, आपको सिर्फ पहले क्वेश्चन पे फोकस करना है कि उसका सही आंसर क्या था। इस प्रकार से एक टोटल 9 क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं, तो आपने 9 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, और उसमें से जो आपको सटीक आ रहा है कि सूर्य जो है वो पूर्व से ही उगता है, आपको पता है, दुनिया को पता है, इसलिए वो क्वेश्चन सटीक हो गया। तो कोई अनुमान नहीं, कोई संशय नहीं, कोई तुक्का नहीं। पहले राउंड में कोई तुक्का नहीं, कोई संशय वाली स्थिति भी नहीं बननी चाहिए, ये हमेशा याद रखें। तो जैसे ही 9 प्रश्न आपने पढ़े, 9 में से मान लीजिए कि आपको यहाँ पे 4 आ रहे हैं, सटीक आ रहे हैं, ओमार आपने पास खींचा और उसको ओमार में गोले भर दिए। गोले भरते समय पहला जो मैंने ऑप्शन आपको बता ही दिया है कि आपको बड़ी नीब वाला पेन का यूज़ करना है। और दूसरा, जब भी मान लीजिए कि आप क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं, या फिर 16 कर रहे हैं, या फिर 4 कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं, तो उसके ठीक सामने की तरफ ही गोले बने हुए होते हैं। तो ये पूरी सतर्कता के साथ आपको याद रखना है कि 15वें का गोला 16 में नहीं हो। किसी ऐसी गलती अपन को दोहरानी नहीं, इसलिए जैसे ही आपका पेन जाएगा, इधर अपन 15 पे जाएंगे, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15 पे क्या राइट है, डी राइट है, तो ठीक है, डी में अपन गोला करेंगे, और बड़ी नीब वाला पेन आपको यहाँ यूज़ करना है। तो ये गलतियाँ अमूमन होती है, याद रखिएगा। ऐसी गलती मेरे से हुई थी, हो सकता है कि आपसे भी हुई हो, नहीं हुई हो तो हो सकता है कि आगे हो जाए, इसलिए अपन को पहले ही सावधानी रखनी है कि पहले अपन 15 पे जाएंगे, फिर 15 पे आगे जो ऑप्शन जो दे रखे हैं, 4 जो गोले दे रखे हैं, उसमें से अपन ABCD भरेंगे। ये खास तौर से ध्यान रखने वाली बात है। चलिए, तो जब आपने इसको पढ़ लिया, पूरा हो गया, अब इस पर कोई जो संशय वाला जो प्रश्न है छोड़ दीजिए, जो आपको नहीं आ रहा, आपने सुने नहीं, उसको भी छोड़ दीजिए। दूसरे प्रश्न पे आ जाइए, प्रश्न नंबर 10 पे। तो दूसरे प्रश्न पे जो भी प्रश्न संख्या आ रही है, जो भी आपको आ रहा है, उनको आपको पहला प्रश्न पढ़ा, उसमें से आ रहा है या नहीं आ रहा, वही स्थिति आपके वापस तीनों स्थितियाँ आपके सामने होगी। आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो बिल्कुल नहीं आ रहा है, या फिर संशय की स्थिति है। तो इसमें से आपको टोटल, जैसे कि इसमें 7 को प्रश्न दे रखे हैं, तो इस 7 में से हो सकता है कि आपको 5 आ रहे हो, तो आपको लगता है कि ये सटीक है और इसका आंसर भी सटीक है, तो इन 5 को इसी स्थिति से वापस इनको गोले कर देने हैं और आगे बढ़ना है। इस प्रकार से आप आगे बढ़ जाइए। और फिर कह रहा हूँ, पेपर को पूरा नहीं पढ़ना है, क्योंकि जैसे ही आप पेपर पूरा पढ़ना शुरू करते हैं या फिर प्रश्न देखना शुरू करते हैं, तो मान लीजिए कि पहला प्रश्न ही ऐसा आ गया कि मैथमेटिक्स के सवाल आ गए या फिर अंग्रेजी के आ गए, तो दिमाग लोड लेना शुरू कर देता है। ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि ये क्या भाई, मेरा तो पहले ही गणित आ गए, मुझे तो एक ही सवाल नहीं आ रहा है। तो नेगेटिविटी पहले वो जैसी जाती है तो वो ऑब्जर्व करता है और वो ऐसे रिएक्शन देता है कि आप हड़बड़ा जाते हैं, गड़बड़ा जाते हैं। और बाद के जो प्रश्न थे सारे के सारे आपको आ रहे थे, आ तो रहे थे, लेकिन उन आने के चक्कर में भी ऐसे प्रश्न गलत हो गए जो बिल्कुल सटीक आपको पता था, और जब आप बाहर निकले तब आपको पता चला कि इसका तो ए नहीं बी था। तो तब तक तो चिड़िया चुग जाएगी खेत। इसलिए ऐसी गलती नहीं करनी है अपन को। पूरा पेपर क्योंकि पूरा पेपर अपने पास ही अपन पढ़ लेंगे, बाद में समय में अपन को मिल रहा है, इसलिए आप इसी विधि से प्रश्न का पहला प्रश्न देखा, उस पर कौन कौन से क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, ओमार में भर दिए, फिर आप आगे बढ़िए निश्चिंतता के साथ, आराम से, तसल्ली के साथ पेपर सोल्व करिए। जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसी रफ्तार के साथ और इसी विधि के साथ जब अपन इस पेपर को पूरा कर लेंगे, यानी कि इसमें 150 क्वेश्चन है, तो आपने 1 से लगा करके पेपर करते करते 150 क्वेश्चन तक आप पहुंच गए हैं, यानी कि 150 के 150 क्वेश्चन आपने अब देख लिए हैं। उसमें से जो क्वेश्चन आपको सटीक आ रहे थे, देखिए, ज़रूरत नहीं है कि सटीक का मतलब कोई संशय भी हो जाए, कभी कभार कोई क्वेश्चन गलत भी हो जाता है कि हमको पता है कि भारत की राजधानी दिल्ली है, ये तो सटीक हो गया, चलिए, लेकिन फिर भी ऐसा प्रश्न अपने दिमाग में फिक्स हो तो उसमें से कम मान लीजिए कि आपने पहले राउंड में 100 क्वेश्चन अटेंड किए हैं 150 में से, तो 100 में से 1, 2, 3 गलत हो जाएंगे, लेकिन
यकीन मानिए 96 तो सही होंगे। तो इन 150 प्रश्नों को करने के बाद आपको ओमार में झांकना है और उस ओमार में आपको जो प्रश्न आपने किए हैं उनको गिन लेना है कि फर्स्ट राउंड में, ये राउंड फर्स्ट था कि फर्स्ट राउंड में हमने 1 नंबर से शुरुआत की है, 150 तक पहुँचे हैं और इस 150 तक पहुँचने में अपने कितने प्रश्न अब तक कर लिए हैं जो कि सटीक है आपके हिसाब से, क्योंकि आपकी तैयारी है। तो उस सटीक आंसरों को जहाँ भी आपने प्रश्न किए हैं पेपर के किसी कोने में लिख दें कि फर्स्ट राउंड प्रश्न आपने कितने अटेम्प्ट किए, क्योंकि माइनस मार्किंग है तो अपन को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि क्योंकि हिंदी में तो कोई दिक्कत होती नहीं, जैसे कि मैंने 150 में से 149 क्वेश्चन अटेंड किए थे, उसमें से 10-15 गलत भी हुए, वो सबके होते हैं, मैं कोई वो तो होनी है। तो लेकिन फिर भी जैसे मैथमेटिक्स का कोई है विषय वाला तो ज़रूर थोड़ी वो 150 के 150 क्वेश्चन अटेंड कर पाए, उनके लिए तो 100 क्वेश्चन ही बहुत होते हैं, कभी कभी उनकी तो मेरिट 150-200 तक जाती है, तो उनका अपना ये है। लेकिन हम यहाँ पे हिंदी की बात कर रहे हैं विशेष रूप से, तो आप जितने प्रश्न अटेंड कर रहे हैं तो आपको लिखे ज़रूर। तो फर्स्ट राउंड में आपने 100 प्रश्न अटेंड किए, ठीक है। तो अब जब आप दूसरा राउंड लेवें प्रश्नों का तो वही विधि आपको वापस अपनानी है। तो उस विधि में क्योंकि हमने जो सटीक प्रश्न था वो हम पहले राउंड में कर चुके हैं तो कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं, क्योंकि हम वो पहले ही लगा चुके हैं। याद रखिएगा जब आप फर्स्ट राउंड में ले रहे हैं तो जो सटीक है और फिर अपने साथ के साथ भर भी रहे हैं तो वहाँ सोचने का नहीं। याद रखिएगा, मैं फिर मेरा अपने अनुभव के हिसाब से कह रहा हूँ कि जब कोई ऐसा प्रश्न आता है, जो प्रश्न आया ना उसका आंसर आपके दिमाग में क्लिक हो गया कि इसका डी है, तो उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करें। वापस डी है तो उसको डी रखें, लेकिन कई बार होता है कि इसका डी नहीं, इसका तो बी होना चाहिए, क्योंकि आप कन्फ्यूज़न मतलब जबकि आप जैसे ही आप दिमाग में स्थिर है, चीज़ें हैं वो जमी हुई है, वो अचेतन मन में कहीं ना कहीं वो आपके घर कर गई है, लेकिन फिर भी हम उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं तो वो प्रश्न बाहर आ रहा है, मैंने डी भरा था पहले लेकिन फिर बाद में बी कर दिया। तो ऐसी स्थितियाँ नहीं करनी। प्रश्न आया ना, अगर उसका आंसर क्लिक हो गया है इसका मतलब उसका आंसर उन चारों ऑप्शनों में भी है और वो वही है। और तैयारी जब भी करें ऑप्शन पे डिपेंड नहीं रहें, ऐसी तैयारी करें कि जब आप प्रश्न पढ़ते हैं तो तुरंत आपके पास आंसर होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपको अभी उदाहरण दूं कि भारत की राजधानी, क्योंकि ये मेरा थोड़ा फेवरेट उदाहरण है इसलिए बार बार यही देता हूँ कि भारत की राजधानी क्या है, तो उसके लिए आपको ऑप्शन की ज़रूरत थोड़ी है क्या, आपको तो पता है कि भारत की राजधानी दिल्ली है। अब मैं थोड़ी ऑप्शन दूंगा कि कलकत्ता, हैदराबाद, जयपुर, दिल्ली, तो पता है तो फिर ऑप्शन की कहाँ ज़रूरत है। तो इस तरह से तैयारी करें कि क्वेश्चन जब भी आपके सामने हो उसका आंसर आपको पता हो। तो यूँ कह सकते हैं कि उसमें आप ऑप्शन पे डिपेंड नहीं रहें कि आरपीसी ऑप्शन देगी फिर ढूंढ लेंगे उसमें से, तो ढूंढने वाले कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है। इसलिए ऐसा नहीं करें, तैयारी करें तो प्रखर करें तैयारी। अब हम जब दूसरा राउंड ले रहे हैं तो दूसरे राउंड में आपको ये याद रखना है कि 3 स्थितियाँ थी जिसमें से पहला आपने सटीक कर लिया, अब 2 प्रश्न बचे हैं। एक तो जो आपको बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, जो आपने लाइफ में कभी सुना नहीं, जीवन में कभी आपका उस प्रश्न से पाला नहीं पड़ा, और एक है संशय वाला। यानी कि संशय वाला वो है जो कि ऑप्शन आपको ए और ऑप्शन बी में आपको संशय है, यानी कि या तो ये करेंगे तो 50% सही होगा और ये भी करेंगे तो 50% सही होगा। इसलिए जब भी तुक्का लगाने का आपका मन करे, यानी कि आप ऐसी स्थिति में पहुंच जाए कि टोटल जो 4 ऑप्शन हैं ए बी सी डी, उसमें से आपने 2 को तो एलिमिनेट कर दिया, यानी कि काट ही दिया कि ये दोनों तो किसी हालत में नहीं हो सकते हैं, ए और बी में से कोई है, तो वहाँ ही आप तुक्का लगाएं। अगर इसमें से कोई 3 भी हो रहे हैं ना, आप एक ही काट पा रहे हैं लेकिन तीनों में भी आपको संशय है, तो वहाँ तुक्का नहीं लगाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि वो प्रश्न मेरा दावा है कि 99% तो गलत ही जाएगा और वो 1 ही % सही होने के चांसेस रहेंगे। तो ऐसा रिस्क नहीं लें। आपको नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा तो हो सकता है कि दूसरे को भी नहीं आ रहा, तो हमेशा अपना ये सोच के आप तैयारी करें कि आपकी 1 साल की, 1.5 साल की, 2 साल की, 3 साल की, पिछला आपने सेकंड ग्रेड दिया है, फर्स्ट ग्रेड भी दिया है, इतना पढ़ लिया है, अब इतना पढ़ने के बाद भी कोई प्रश्न अगर संशय की स्थिति में है तो आपको नहीं आ रहा तो किसी के बाप को नहीं आ रहा, ये मान के चलिए, ये मेरा अपना डायलॉग। तो यहाँ पे आप ज़रूर ध्यान रखें कि संशय की स्थिति यानी कि कन्फ्यूज़न आपको 2 ऑप्शंस में संदेह हो और वहाँ आप 50-50 में हो तो सोच समझ के उसके साथ साथ में तुक्का लगाएं। अगर गलत भी हो गया तो 50% है और सही हो गया तो भी 50% है, इसलिए वहाँ दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो संशय की स्थिति में जब आप दूसरा राउंड अपन ले रहे हैं, और यहाँ एक और प्रश्न पे आपने जिक्र किया था कि ऐसा प्रश्न आएगा जो आपने कभी सुना नहीं है, और अगर आपने कोई ऐसा प्रश्न आपके हिंदी साहित्य में भी आ जाए या फिर फर्स्ट पेपर में भी अगर ऐसा आ रहा है जीके के पेपर में, या फिर आप किसी और कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और वहाँ ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, तो उन प्रश्नों के साथ किसी भी हालत में अगर आपकी तैयारी है, अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं कि आपने 2 साल हो गए हैं आपको माथापच्ची करते हुए, आप एक कमरे में बैठ के बस पढ़ ही रहे हैं और वो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो ये निराश होने की बात नहीं है, ये खुशी की बात है कि ऐसा प्रश्न भी आरपीएससी ने दिया है जो 2 साल की तैयारी के बाद भी आपको नहीं आ रहा है। इसका मतलब पेपर का स्तर अच्छा है। पेपर जितना अच्छा टफ होगा उतनी मेरिट कम जाने के चांसेस बनते हैं और सिलेक्शन के आसार
आपके ज़्यादा बनते हैं क्योंकि आपकी तैयारी है। तो वो 2 महीने वाले, 3 महीने वाले, 6 महीने वाले उस रेस में शामिल नहीं होते, क्योंकि अगर वो पूछेगा कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या है तो वो तो सबको पता है, इसलिए वो फिर अपने भाग दौड़ में शामिल हो जाता है। चटक आपने भी किया तो उसने भी कर दिया, जिसने 2 महीने पढ़ के वो सामने आए। तो ऐसे प्रश्नों पर हमेशा याद रखें, ध्यान रखें। तो ये चिंताजनक स्थिति नहीं है, और नहीं आ रहा है वो प्रश्न तो उसके साथ कभी छेड़छाड़ नहीं करें। याद रखिएगा, जीवन में ये नियम बना लीजिए कि जो प्रश्न आपने कभी सुना नहीं, पढ़ा नहीं है, उसके साथ कभी छेड़छाड़ नहीं करें, क्योंकि हम फर्स्ट राउंड पहले ले चुके हैं, उसमें वो प्रश्न अपन को नहीं आया और अब अपन सेकंड राउंड ले रहे हैं सिर्फ ऐसे प्रश्नों के लिए जो हम संशय की स्थिति में है, जिस पे अपन को संदेह है कि ये थोड़ा सोचने का मांग रहा है। जैसे कि संधि वाला भी कोई प्रश्न आ जाता है कि इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है, तो मैं ज़रूर आपसे कहूँगा कि सेकंड राउंड में आप जब भी लें तो वही स्थिति आपको अपनानी है। जो प्रश्न आपको संदेह, आपको लग रहा था कि इसमें मुझे संदेह है, तो उस प्रश्न को आपको थोड़ा सा समय देना है, फिर 50-50 तक पहुंच के जो भी आप सही करने पा रहे हैं, सही करने के बाद उसको ओमार में भरना है, और उसी रीति के साथ हमको आगे बढ़ के 150 प्रश्न तक वापस पहुंचना है। अब जब आपने 2 बार 150 तक आप पहुंच गए हैं, तो ऐसे प्रश्न जो मैंने पहले जिक्र किया था, जो फर्स्ट राउंड में नहीं आए हैं, आपको सेकंड राउंड में भी नहीं आए हैं, तो जाहिर है कि वो थर्ड राउंड में भी नहीं आएगा। इसलिए जीवन में कोई सा भी एग्ज़ाम आप दें, छोटे से लगा करके बड़े तक, जो कि वैकल्पिक विषय से संबंधित हो, वैकल्पिक ऑब्जेक्ट वो हो, तो आप कभी भी याद रखें थर्ड राउंड कभी मत लें, क्योंकि फर्स्ट राउंड में हमने वो क्वेश्चन कर लिए हैं एक बार जो कि अपन को सटीक आ रहे थे, दूसरे में वो संशय वाले भी निपटा लिए हैं। तो अब तीसरा राउंड अगर आप करने बैठेंगे तो वो क्वेश्चन यकीन मानिए आप गलत होने के चांसेस 100% रहेंगे। अगर आपको अनुभव लेना है तो उस सब्जेक्ट को आप चुनिए जो आपने कभी पढ़ी नहीं है। जैसे कि मैं अपन हिंदी के हैं तो कोई भी 10 साइंस के क्वेश्चन उठा लीजिए और उन क्वेश्चनों पर टिक मार दीजिए, इसमें ए, दूसरे में बी, तीसरे में सी, चौथे में डी, और आप करके देखेंगे तो मेरा दावा है कि 10 में से 8-9 क्वेश्चन तो गलत ही होंगे। उसमें से एक क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन कहीं सही हो जाए, तुक्के जय माता जी करके तुक्के लगाने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप तैयारी के साथ यहाँ आए हैं। तो ऐसी रिस्क ना लें, तुक्के लगाने वाले कभी सफल नहीं होते, ये आप मान के चलिए। कोइंसिडेंस है, वो संयोग है कि आपने लगा दिया था, हो गया था, इसलिए ऐसी गलती ना करें। तो ये कुछ बातें हैं, जो बारीकियाँ हैं, जो आपको ध्यान रखनी है। और इसके साथ ही अंत में मैं इतना भी कहूँगा कि आपको जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हैं या फिर उससे पहले जो दिशा निर्देश जो दे रखे हैं, जब भी अपने प्रवेश पत्र के साथ ही वो आते हैं, तो उनके साथ कि क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, क्या आप वहाँ अलाउ करेंगे, तो वो उस स्थिति में आपको बोल दिया है कि पारदर्शी पेन ले जाना है तो पारदर्शी ले जाएं, साथ में फ़ोटो या फिर आईडी कार्ड या फिर आपको जो भी मांगा है वो ले जाएं, और लोअर टी शर्ट में जाएं। जो महिलाएं हैं वो जो बोल रखी, जो ड्रेस कोड आपको दिया है उसी में जाएं। माथाफोड़ी नहीं करें, माथाफोड़ी करके तनाव नहीं लें, क्योंकि आप तैयारी के साथ आए हो। जो तैयारी के साथ आते हैं फोकट में भटकते नहीं है। चप्पल बोला है, चप्पल पहन के चले गए, अपने शादी में तो जा नहीं रहे, वहाँ परीक्षा देनी है, तो वो बात की बात है। तो कड़े कड़ी इस प्रकार के लस्सी या फिर कानों में झुमकिया फुमकिया, इस प्रकार की चीज़ें तनाव उत्पन्न करती है। तो ये उनके लिए हैं जो बोल दिया है कि भी हमने कई एग्ज़ाम में ऐसा देखा है, एग्ज़ाम जब अपन लिए हैं हमने, तो बोल दिया, साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको कुर्ती में आना है या फिर हाफ जो बाहें आपके हाफ होने, उसके बावजूद महिलाएं जो है वो पहन के आती है, तो फिर काटना पड़ता है। तो वहाँ फिर वो झगड़ा भी हो जाता है, कई बार अभद्रता का व्यवहार पुलिस वाले कर बैठते हैं, तो ये फिर आता। और समय का हमेशा ध्यान रखें, जहाँ 1 मिनट आपको पहले पहुँचना है वहाँ हमेशा 1 घंटे पहले पहुँचिए, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आप प्रॉपर तैयारी के साथ में जा रहे हैं तो तनाव नहीं होना चाहिए, तसल्ली के साथ निश्चिंत होकर के जाइए, तभी आप सफल हो पाएंगे। क्योंकि आपकी तैयारी मायने नहीं रखती, सिर्फ जब आप उस 3 घंटे का जो प्रेशर झेलते हैं, वहाँ पर आपकी किस तरह से उस पेपर के साथ, उस प्रश्न पत्र के साथ मुठभेड़ कर रहे हैं, उससे लड़ रहे हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो इतना सारा ज्ञान आपको 3 घंटे में, यानी कि 3 साल की मेहनत आपको सिर्फ 3 घंटे में शो करनी है और ये बताना है। और समाज है, दुनिया है, वो सिलेक्शन देखती है, यस या नो। आपकी तैयारी से उनको कोई मतलब नहीं है कि आपने कितना पढ़ा, कितना नहीं किया। और बाहर आके ढिंडोरा जब अपन पीटते हैं कि यार मैंने बहुत पढ़ लिया था तो सिलेक्शन नहीं हुआ ना। और जिसका सिलेक्शन हुआ है वो ऐसा नहीं है कि अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है, बहुत होशियार है, वो भी अपने में से कोई न कोई है। हाँ, कोई टॉपर है तो 1 से 50 तक के बीच में तो टॉप रहेंगी, सही, वो तो दुनिया में भी हैं भाई, हम भी रहे थे, तो कह सकते हैं कि हम निम्न बुद्धिलब्धि वाले हैं। तो कभी सोचा नहीं कि अपन को टॉप करना है, अपन को तो टॉप करने वाले को सैलरी तो भी मिल रही है, तनख्वाह वही मिलेगी। इसलिए मैं ज़रूर कहूँगा आपसे कि आप जब भी जाएं तल्लीनता के साथ जाएं, और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इसके अलावा भी कुछ मेरे दिमाग में कुछ आएगा हिंदी साहित्य से जुड़ा हुआ, तो मैं पेपर प्रश्न बनाता रहूँगा और वीडियो बनाता रहूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।